अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाजिया हबीब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशिया मैगजीन। आज हमारे पास गपशप इन फ्यूशिया में बहुत ज्यादा एक स्पेशल मेहमान है। वैसे तो हमारी सारी मेहमान बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन इनकी लिखाई ऐसी है कि वो हमें गुम कर देती है और चौंका भी देती है साथ साथ। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अगर आप नहीं समझे तो आखिरी स्टेशन, घुग्गी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, उल्लू बराए फरोख्त तो नहीं, जहेज और बहुत सारे अच्छे ड्रामे उन्होंने लिखे हैं, हमने देखे हैं, हम उन कहानियों में गुम हो गए हैं। ये कैसे करती है? ये जादू है किसका? आमना मुफ्ती हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनका ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं जोरों शोर से चल रहा है। एक बात मैं आपको बताती चलूं उनके बारे में। वो कहती हैं कि कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लैक और व्हाइट नहीं होते, ग्रे होते हैं, और टीवी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जी आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत तारीफ कर दी आपने शाजिया, गो मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन बहुत नवाज। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कल रात मैं आपका आखिरी स्टेशन देख रही थी, उसका सेकंड एपिसोड, और मैं एक्चुअली नहीं देख सकती ऐसे ड्रामे क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। लेकिन वो मैंने देखा एंड आई हैव टू से दिस कि आपकी लिखाई में एक ऐसी अनोखी बात है, एंड आई एम रियली नॉट डूइंग दिस तारीफ से, कि उसी इशू को मैंने फिर से देखा और दोबारा उसको सोचने के ऊपर आपने मुझे मजबूर कर दिया। और मैं रोते रोते, मेरा दिल जो है वो भारी हुआ था, लेकिन एंड में देयर वाज सम उम्मीद की किरण इन द एंड। जब वो, मैं बताऊंगी नहीं फॉर स्पॉइलर अलर्ट अगर कोई बाद में जाके देखेगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, बट दिस वाज द सेकंड एपिसोड, जो वो लड़की घर में आती है एंड ही शी गेट्स मैरिड टू द ओल्डर मैन। तो ये कहानी है। और नहीं, मैं बिल्कुल आपकी तारीफ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, ये तो है। अच्छा जी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस नाउ। मुझे बताएं कि ये नाम, हमें पता है कि ये फैज अहमद फैज साहब की गजल थी, बट हु डिसाइडेड टू कीप दिस नेम? वाज इट यू, रोशाने? इट वाज अ जॉइंट डिसीजन? जी, ऐसा है कि जब इसके ऊपर बात हो रही थी आखिरी स्टेशन के बाद, तो जब ये आइडिया सामने आया तो बहुत सारी चीजें थी मेरे जहन में। था कि इसको कुछ ऐसा करे कि मैसेज अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन बात यह है कि फैज साहब तो, मेरा जो पहला ड्रामा मैंने लिखा था, एक हथेली पे हिना एक पे लहू, वो भी फैज साहब का मिसरा था। तो फैज साहब तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो मुनीजा आपा मौजूद थी वहां पे, वो सुपरवाइज कर रही थी सारी इस मीटिंग को। वहां पे बात हुई और ये शेर आया और इसका ये मिसरा आया। तो मुनीजा आपा ने पढ़ा तो रोशाने को भी हुआ कि क्यों ना ये नाम रखा जाए, और मुझे भी एकदम क्लिक किया कि ये नाम तो बिल्कुल, क्योंकि फैज साहब की शायरी का ऐसा है कि ऑल्दो उनका भी एक बड़ा मखसूस सौतियाती निज़ाम है और फारसी की बड़े स्ट्रॉन्ग वो उसके ऊपर हमें इफेक्ट नजर आता है, लेकिन उनकी चीजें जबान ज़दे आम है। तो उसमें ऐसा नहीं कि अगर आपने रखा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो लोग फौरन समझ जाते हैं और पूरे पूरे उसके आगे उनको पूरी गजल याद आ जाती है, पूरी नज़म याद आ जाती है, और जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो जाता है, जो मशहूर एक बिल्कुल मिसरे को जी। लिखने से होता है। तो इस तरह से फिर ये नाम डिसाइड हुआ, क्योंकि लकीली हमारे साथ मुनीजा आपा भी मौजूद थी। तो फैज साहब तो खैर हमेशा ही होते हैं उनकी शायरी के बगैर। तो अब आप देखिए कि 3 प्लेज इस वक्त चल रहे हैं जिनके नाम फैज साहब के मिसरों पे। जी जी। तो रफ़ीक हाँ, से पहली सी मोहब्बत, और ये हाँ, तो बड़ी बात है। ये तो है। अच्छा, और आई थिंक क्योंकि उनकी शायरी में एक उम्मीद भी होती है, और वो बहुत डार्क पीरियड से, और आपकी कहानियां भी ऐसी होती हैं कि वो बड़ी डार्क कहानियां आप बयान कर रही होती है, लेकिन आप आखिर में उम्मीद जरूर दिखाती हैं। तो ये बात मुझे बहुत दिल को छूती है। तो आई थिंक इसलिए फैज साहब भी आपके साथ साथ ही चल रहे होते हैं आपकी कहानियों में। अच्छा, ये बताइए कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, 3 डिफरेंट ट्रैक्स, ठीक है, उसमें अब हम जमशेद देख रहे हैं, हम इनका सुम्बुल का देख रहे हैं, हम नसीम जहरा का देख रहे हैं। आपके लिए कौन सा, बिकॉज ये हो नहीं सकता एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान की हैसियत से जरूर एक आपके दिल को ज्यादा छुआ होगा, और कैसे आपने फिर तीनों को बैलेंस किया कि आप एक को ना तरजीह दें दूसरे से? जी, इसमें पता है मेरे लिए बड़ी जो दिलचस्प और जो मुझे चीज पसंद थी वो ये थी, मुझे ड्रामा लिखते हुए हमेशा प्रॉब्लम ये होती है कि इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर्स। अभी आप लोग वेब सीरीज में देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर्स पे नहीं है।
मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि जिंदगी है ना, तो जिंदगी में तो बहुत किरदार होते हैं और हर किरदार बड़ा स्ट्रांग होता है जी। तो मेरे लिए बड़ा ये एक मसला था। यहाँ पे आके मुझे एक आसानी ये मिली कि मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख सकती थी। और 3 ट्रैक थे, जब 3 ट्रैक हैं तो जाहिर है, और उन ट्रैक्स को भी फिर मैंने, आपने देखा होगा कि उनको 4 कहानियों में डिवाइड किया और एक ही कहानी के 2 हिस्से करके फिर उनको लाके मिलाया। बल्कि हर कहानी के 2-2 हिस्से हैं जो आगे जाके आपस में मिलती हैं, और अभी एक कहानी ऐसी है जो अनफोल्ड होने वाली है आगे जाके। मुझे 6 कहानियां एक तरह से मिल गई जो मैं कॉम्बिनेशंस की शक्ल में ला सकती थी। एक तो ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी ये टेक्निक मेरी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये टेक्निक ज़ाती तौर पे। ड्रामे में अभी तक आजमाने का मौका नहीं मिला था, नॉवेल की टेक्निक है, तो ये मुझे बड़ी एक यहाँ पे एक खुशी थी कि मैं इस तरह लिख पाऊंगी। दूसरा जो इसमें मेरे करीब तरीन था जो ट्रैक, वो नसीम ज़हरा का था। नसीम ज़हरा में बहुत हद तक मेरा अपना ही बचपन है, लेकिन उसमें शेरवानी साहब और वो काजी साहब वाले मामलात नहीं है, लेकिन बाकी वो कहानी तकरीबन मेरी ही कहानी समझ लीजिए कि मुझे बहुत शौक था स्पोर्ट्स का, और उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो नसीम के साथ हुआ। मेरा तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मेरी एक बोन फ्रैक्चर हुई, और उसके बाद आपको पता है कि दोबारा खेल के मैदान में जाना बच्चियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मैंने, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी आफ्टर क्लास 6, और वो जो सारा टैलेंट, सारा जज्बा, सारा शौक था वो फिर राइटिंग में आ गया। तो उसकी जो चीजें हैं जो उसमें आपको फील होती होंगी, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतने डिटेल में कैसे पता कि ऐसे फंड्स होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो और क्या इसकी बारीकियां कैसे, तो क्योंकि वो किरदार, और मुझे पता है कि सरकारी स्कूलों में किस तरह होता है कि वहाँ ग्राउंड्स भी हैं, वहाँ पे कोचेस भी हैं, वहाँ सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक माइंड सेट है, एक टॉक्सिक माइंड सेट है जो चारों तरफ है, जिसकी वजह से बच्चियां खेलना भी चाहती हैं, और उनके लिए फंड भी अवेलेबल है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन एक टॉक्सिक माइंडसेट की वजह से वो नहीं खेल पाती। लाइक अगर टीचर्स भी उनके साथ खड़ी हुई हैं, और सरकारी स्कूलों की टीचर्स बड़ी सख्त मिजाज होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो बड़ी पॉजिटिव भी होती हैं और बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं। तो वो मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की कि हमारी टीचर्स बहुत प्रैक्टिकल हैं और उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन क्या किया जाए। एक अजीब किस्म की टॉक्सिसिटी है माहौल में जो हमारे पैरों की बेड़ी बनी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और वो टॉक्सिसिटी आपने प्रिंसिपल की जो जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, जो स्ट्रिक्टनेस थी लेकिन उनका दिल नरम था, वो आपने दिखाया, क्योंकि शायद आपने इस तरह किसी से आप मुलाकात हुई होगी आपकी इन टीचर से, तो आपको पता होगा कि इनका दिल है अंदर, लेकिन ये अपनी बच्ची को मजबूत करना चाह रही हैं क्योंकि आगे जाके उसको बहुत कुछ फेस करना होगा। सो दैट वाज ब्यूटीफुली डन, एंड आप कुछ कहें या ना कहें, आप तीनों को शायद साथ रखने की कोशिश करी, लेकिन नसीम ज़हरा की जो कहानी है ना, वो ऐसे दिल से निकल रही है कि अब आपने कहा तो आई कैन पुट 2 and 2 टुगेदर, एंड इट्स ब्यूटीफुली डन। इसके बाद मैं आपसे कुछ और भी पूछूंगी इसके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेमरा, क्या आपको पता था कि ये होगा? क्या आपको अंदेशा था, डर था पहले से आप लोग? थोड़ा सा, ताकि व्यूअर्स को भी पता चले कि एकदम से नोटिस आता है, हम ड्रामे के बीच में होते हैं, 3-4 किस्तें हो चुकी होती हैं, तो ये पहले बातें नहीं सॉल्व हो सकती थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देखिए, एक शेर है, कहा के ऊंट पे बैठो, कहा के ऊंट पे बैठे, कहा कोहान का डर है, कोहा कोहान तो होगा। तो ये जो पेमरा है ना, ये ऊंट का कोहान है। ये मुझे इल्म था कि जब मैं लिख रही थी, मुझे उस वक्त भी पता था, क्योंकि कशिफ फाउंडेशन के पीछे ये लोग आते हैं, लाजमी आते हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि पता नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। बहुत सारे इस तरह के पैरानोआ एक तो हमारे यहाँ है, लाजमी है, हमारी खवातीन को बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो तमाम खौफ होते हैं, जिसकी वजह से पेमरा जाहिर है एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो अवाम, उनके मुबैना तौर पे वो अवाम के ही फीडबैक के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं। तो वो तो थोड़ा सा था, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत सा था। ARY डिजिटल के साथ बात हुई भी थी, उनके लिए था ये प्ले, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी ये आप जो लिख रहे हैं इसके पीछे पेमरा आएगा और हम तो फंस जाएंगे। तो वहां से फिर ये जियो पे गया, जियो ने भी यही कहा कि पेमरा आएगा। तो मैंने कहा कि तो भाई आएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा तो है, इसको, इस स्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बात करनी थी, जो काम करना था, ये रोशाने का वैसे मुझे उसूल बहुत पसंद है कि जब एक दफा स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसके ऊपर हम सारी बारीकियां देख लेते हैं और बहुत बार देखते हैं,
उसके बाद वो उसमें चेंजेस नहीं लेके आते। जब स्क्रिप्ट सेट पे जाता है तो वो कलम तोड़ देती हैं कि बस अब इसमें मजीद चेंजेस नहीं आएंगी। अगर कोई होती है तो वो बहुत माइनर और सिचुएशनल, और वो फिर कंसेंट के साथ, और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हो। ओके तो ओके। उसमें ये था कि हमारे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि हम पैमरा के डर से टोटली कहानी को चेंज कर दें, और फिर उनको रेटिंग का भी था कि जी आप यूं कर दें, यूं कर दें, यूं कर दें। तो वो चीजें नहीं हो सकती थी। इसी वजह से फिर हम इसको यहाँ पे ये लोग लेके गए TV1 पे। और सीमा ताहिर आपको पता है बड़ी बहादुर खातून है और पायनियर है पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री की। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो ऐसे ही चाहिए, जैसे ये है मुझे ऐसे ही चाहिए। फिर PTV पे भी गया, और मुझे ये बड़ी तसल्ली थी कि जब PTV ने देखिए PTV का बड़े स्ट्रॉन्ग उनके वो हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। जब उन्होंने स्क्रिप्ट देख के पास कर लिया तो मैं नहीं समझ सकी कि पैमरा को ऐसी क्या चीज नजर आई है। और हमने तो बड़े सलीके से, बनाने वालों ने भी, एक्टिंग करने वालों ने भी बड़े सलीके से बात की है, जो भी बात की है। लेकिन पता नहीं क्या किसको अपना चेहरा आईने में नजर आया है और उसको प्रॉब्लम हुई है। खैर क्या कह सकते हैं। ये बात बड़ी अच्छी घुमा फिरा के कर दी, किसको अपना चेहरा आईने में नजर आया है। अच्छा, तो ये बात आपने समझा दी कि पैमरा के पास स्क्रिप्ट नहीं जाती है, स्क्रिप्ट जो है वो चैनल के पास जाती है, और TV1 ने, PTV ने आपसे नहीं कहा कि इसमें कोई चेंजेस करें। एंड उसके बाद पैमरा विल ओनली रिएक्ट अगर लोग अपनी शक्ल आईने में देखते हैं और फिर वो मैसेज करते हैं कि ये तो जायज नहीं है, ये नहीं दिखाना चाहिए। ओके, तो शुक्र कि वो मामला रिजॉल्व हो गया। फिर उसका रेजोल्यूशन कैसे हुआ, ये सॉल्व कैसे हुआ? जी उसमें देखिए कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। असल में तो लोगों ने रिएक्ट किया, और इतनी सख्ती से रिएक्ट किया। और चूंकि पैमरा लोगों की ही बात पे आता है तो उसको नजर आया कि मेजॉरिटी इस चीज को पसंद नहीं कर रही। तो उन लोगों ने जो भी अपना उनका स्टैंड था उससे वो पीछे हट गए, क्योंकि पैमरा एज सच कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। वो एक तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ऐसी है कि जिसमें वो फीडबैक पे ही जवाब देते हैं। तो फीडबैक तो सबके सामने था कि लोग बिल्कुल दूर दूर से लोगों ने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हैं। और जिसमें सहाफी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, तकरीबन हर ही चैनल में, जी सब प्लेटफॉर्म से आवाज सबने कहा। तो आई थिंक इन अ वे ये अच्छी भी बात है कि पैमरा लोगों की बात सुनता है। तो एक, अगर आप कहें डेमोक्रेटिक अगर एक प्लेटफॉर्म है, तो वो ये भी कह सकते हैं अगर वो सही तरह इसको नोटिस ले, सही चीजों को। अच्छा जी, आपको बहुत सारी रिसर्च मिली थी ऑलरेडी फ्रॉम कशफ फाउंडेशन, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि ये जैसे आपको जमशेद की रिसर्च मिली होगी तो आपको ये मिला होगा कि ये एक बच्चा था जो स्कूल जाता था और इसकी पिटाई होती थी स्कूल में, मास्टर ऐसे होते थे, ये इस किस्म के देहात में रहता था, अम्मा थी अब्बा नहीं थे, या आपको, क्योंकि फिर आपका उसके अंदर जो इनपुट था वो तो पूरी लिखाई थी, या ऑलरेडी वो स्टोरी आपके पास थी? नहीं, ये इस तरह की रिसर्च नहीं मिलती। रिसर्च मिलती है नंबर्स कि इतने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे घरेलू तशद्दुद की बिना पर, इतने लड़कियां जो हैं उनको अगवा हो रही हैं, इतनी वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, इस साल इतने वाकयात दरपेश हुए। कहानी जो बनानी थी उसके लिए वर्कशॉप थी, और उसमें एक स्टोरी लाइन जरूर एक ड्रॉ की जाती है, लेकिन जो ये बहुत बारीकियां होती हैं कि उस्ताद कैसा होगा, माँ कैसी होगी, ये बारीकियां जो है ये फिर जाहिर है मुझे, जी ये सारी चीजें ये मुझे खुद ही उसमें ऐड करनी थी। और एक स्टोरी लाइन जरूर ड्रॉ की जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि उन लोगों ने जाहिर है उनका एक इनफैक्ट ये एंटरटेनमेंट से बढ़ के ये इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के तहत एक चीज आती है ना, कि आप एक बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में। आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक प्रॉब्लम को और उसको फिर आप एंटरटेनिंग वे में लोगों को बताते हैं ताकि वो अपने रवैये में चेंज ला सकें। तो उसके लिए ये है कि उनको एक स्टोरी लाइन तो थोड़ी सी वो बेसिकली बताते हैं कि हमने ये बात करनी है, इस तरह एक लड़की हो, ये हो, ऐसे हो, ऐसे हो। लेकिन उसकी जो बारीकियां होती हैं वो जाहिर है, अच्छा जमशेद की बारीकियां मैंने खुद क्योंकि देहात का स्कूल में अच्छी तरह समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। फिर वो जो उनके घर का मामला था वो भी बड़ी आसानी से मैंने समझ लिया। नसीम जहरा का भी मेरे लिए प्रॉब्लम थी उस कोठी खाने के माहौल को अंडरस्टैंड करना, जिसपे मैंने वर्कशॉप में बहुत इन लोगों से क्वेश्चंस किए और बहुत सारे आंसर्स भी मिले जिनसे मुझे इत्मीनान नहीं भी हुआ, मैं मुत्तफिक भी हुई। लेकिन उसके ऊपर मैंने बहुत बात की और वहां मैंने उन किरदारों को बहुत समझा
और मैंने वहां पे जाके एक जो चीज मुझे बड़ी शॉकिंग भी थी और जिसने मेरे जहन में एक चीज डाली कि जो उस ब्रॉथल से जो मैंने उस कैरेक्टर में बाद में रखा, जिसकी वजह से जियो के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हमें हुआ कि वो चाह रहे थे कि बाद में वहाज को और इनको हम बहुत इनका कोई मोहब्बत का सा वो दिखाए। लेकिन जब मैंने वो रिसर्च की और इन लोगों के पास जो रिसर्च मौजूद थी, वो जो क्वेश्चंस किए मैंने, उससे मुझे ये मेरे ऊपर एक इंकशाफ हुआ कि एक लड़की जो इस तरह के माहौल में रहती है वो यहाँ से निकल के काफी अरसे तक किसी आदमी से मोहब्बत के काबिल उसका जहन नहीं रह जाता। अभी उसको अपने जहन में से वो जहरीला पास्ट अपना निकालना है, उसके बाद कहीं जाके वो इस काबिल होगी कि वो इंसानों पे दोबारा भरोसा कर सके। तो वो जो एक हमारा उमराव जान अदा सिंड्रोम था ना, कि जो ही नवाब साहब आए तो आप सीढ़ियां उतर के दौड़ गई और आपको मोहब्बत हो गई लाफानी और आपने बुर्का ओढ़ लिया और आप एकदम वो बन गई, वो ऐसा एकदम नहीं होता इस वक्त जो मैंने देखा। हो सकता है माजी में होता, लेकिन जो कुछ मैंने वहां उस वर्कशॉप में और जो बहुत सारे लोगों से बात करके मुझे जो नतीजा मिला, और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट भी थे हमारे साथ, जिससे मुझे ये पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप डटी रही, आप डटी रही, आपने कहा ये मैं नहीं चेंज कर रही। जी, वो चेंजेस मैंने नहीं की। और बस उसकी वजह से मुझे नुकसान काफी हुआ कि एक सब लोगों ने मेरे बारे में ये पक्का वो सोच लिया कि ये बड़ी अड़ियल राइटर है और ये नहीं चेंज करेगी। लेकिन देखिए, एक चीज जो मैंने महसूस की कि ऐसा नहीं होता। मेरा किरदार इस दरअसल में जब रह रहा है तो वो वहां से निकल के ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक कहेगा कि वही आदमी जो वहां ग्राहक बन के आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा भी हो सकता है। एकदम ऐसे नहीं होता। मैंने ये महसूस किया कि ये एक बड़ा टाइम लगता है किरदारों को संभलने में और आगे बढ़ने में, बहुत टाइम लगता है दोबारा जिंदगी पे एतमाद हासिल करने में। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने बहुत मजे के कैरेक्टर्स जैसे बाबा रांझा, अब बाबा रांझा की जो एक पोएटिक अपील थी, जो वो पोइट्री भी बोल रहे हैं, एंड देन नौशरवानी साहब, आपने कहा कि आपका ऐसे किसी इंसान से इनकाउंटर नहीं हुआ था, लेकिन क्या गुस्सा दिलाता है वो, स्पेशली लास्ट एपिसोड में जब वो प्रिंसिपल खड़ी हो गई थी, मतलब हम सबको दिल चाह रहा था हम खड़े हो जाए। ये कहाँ से? और इनके अंदर कोई ग्रे मैटर नहीं है, ये तो है ब्लैक एंड व्हाइट, हमें तो यही लग रहा है। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी, ये एक साहब हैं जिनको हम सब जानते हैं, हम सब उनसे मिले हुए हैं और मेरी 2-3 दफा मुलाकात हुई है। लेकिन इसी तरह के मुख्तलिफ जगहों पे वो भी इजहार ख्याल के लिए आए हुए थे और मैं भी इजहार ख्याल के लिए गई भी थी। तो ये जो बातें इसमें कुछ की हैं उसने, स्पेशली अबाउट फेरी टेल्स, ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा कोई फैन नहीं हूँ सिंड्रेला स्टोरीज की और उनकी, लेकिन जितनी सख्ती से वो रद्द करते थे साहब, तो मुझे बहुत ये होता था कि भाई एक एक कहानी है ना, ठीक है, और भी तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सिर्फ लड़कियों की उस कहानी के आप पीछे क्यों लगते हैं जो बच्चियां सुनती हैं? तो और भी चीजें आप बात कीजिए औरों पे भी, स्पेशली उसके ऊपर ही। अच्छा, और उसमें बड़े मजे की मुझे बड़ी दिलचस्प लगती थी जिस तरह वो सिंड्रेला को जब वो किया करते थे ना, कि ये लोकलाइज करते थे कि ये एक फाहश लड़की, ये एक बदतमीज लड़की, ना कहन लड़की। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी क्योंकि हमने तो उसको सिर्फ एक फेरी टेल कैरेक्टर के तौर पे देखा था। तो दैट वाज सो फनी फॉर मी। तो वो बहरहाल वो कैरेक्टर अपनी तमाम एनोइंग पर्सनैलिटी के साथ मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो वाकई ग्रे नहीं है, मुझे उनमें सिवाय इसके कुछ वो नजर नहीं आती। एक पॉजिटिव चीज तो नहीं आप कह सकते कि कमजोर शख्सियत है वो। और वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं, ताका झांकी की ख्वाहिशात है, उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस घर में बार बार आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे उनमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया था कि जिसपे मैं तरस खा सकूं, और वो तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, उस पर भी मेरा ख्याल है कि तरस खाने की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और वो तो आप कह रही है कि आप मिल चुकी हैं इस किस्म के कैरेक्टर के साथ, तो उनके ऊपर मबनी किया है आपने, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इकराम, इकराम में कोई ग्रे शेड कहीं है या वो मजबूर हैं जो वो कर रहे हैं? नहीं जी, इकराम में कोई ग्रे शेड मुझे बिल्कुल इकराम में भी नजर नहीं आया था, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बल्कि कसाई का भी आप देखिए कि उसके भी कुछ उसूल होते हैं। वो 2 दिन छुट्टी करता है, 2 मीटलेस होते हैं और उनके भी कुछ कवानीन होते हैं। जाहिर है वो तो एक सर्कल है ना आपका, कि आप मीट खाना है और फिर वो सारा एक सिलसिला है इंसानों का, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये तो एक बाकायदा एक जुर्म है
एक गुनाह के अलावा भी आप देखिए कि सोशल आप बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, और फिर स्पेशली वो कि आप अगवाशुदा लड़कियों को लाते हैं, जबरदस्ती रखते हैं, और वो बिजनेस नहीं करना चाहते। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात मेरे जहन में थी और जो मैं करना चाहती थी और कन्वे शायद मैं कर पाई हूँ, कि जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि पता नहीं क्या है कोठा, भाई वो दौर लद गया। वो अरबाबे निशात होती थी जो आपने उमराव जान अदा में देखी, वो एक और सिलसिला था, और वो इंडिपेंडेंट होंगी अपने दौर में, उनके पीछे नवाब होते थे या बादशाह होते थे, वो एक पूरा सिलसिला ही और था, वो दौर ही और था। आज जो है ये रेड लाइट एरिया है और ये फ्लैट बिजनेस है, और यहाँ बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, और इंसान को बेचा जा रहा है, ये गुलामी है। तो प्लीज इसको फैंटेसाइज मत करें। और यहाँ पे जाने वाला जो एक हमारे यहाँ लाजमी था ना कि वो गए तो वो उनका बड़ा अच्छा दिल था और वो छम्मी बाई पे आशिक हो गए, वो लेके वहां जाने वाला शख्स अच्छा नहीं होता, वहां जाने वाला शख्स बुरा है, क्योंकि वो खरीदार बन के जा रहे हैं दूसरे इंसान का। आप उसका माइंडसेट तो देखिए। तो इकराम उस बिजनेस के लिए गार्ड है, वो वहां से किसी को बच के निकलने नहीं देता। और अगर थोड़ी सी अच्छी है मैडम बजाहिर कि वो उतनी सख्त नहीं है, तो उसको मैडम से भी खुद है कि वो मैडम को भी खत्म कर दे, वो भी सीन से हट जाए, और फिर वो बताए कि ये लड़कियां जो थोड़ा बहुत वो बोल लेती हैं, एक वेंट आउट कर लेती हैं, वो वेंट आउट भी ना करे। तो वो तो एक बिल्कुल ही जल्लाद सिफ्त आदमी है, और मतलब वो चाहता है कि ये बिजनेस अब उसके हाथ में आ जाए, उसके दिल में कहीं कोई रहम और हमदर्दी नहीं। अच्छा, लेकिन जुल्फी के दिल में है, और जुल्फी भी आते हैं कोठे पे। जी, जुल्फी साहब बहुत पुरस्कार चीज हैं, और जुल्फी को मैं भी बड़ी देर बाद समझ पाई थी। अच्छा, कुछ किरदार होते हैं शाजी, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर ऐसे नहीं होता। हमें ड्रामे में तो जुल्फी कहीं कहीं आके खड़ा हो रहा है, लेकिन जुल्फी कहीं पैदा हुआ था, कहीं पला बढ़ा, कुछ था, जुल्फी के बैकग्राउंड में कुछ है जो मुझे पता है। ये कहानी अब आएगी, ये कहानी अनफोल्ड होने वाली है। आपने नहीं कहा, मैंने मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जी, वो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जुल्फी को भी स्टार्ट से दिखा पाऊं, लेकिन वक्त की कैद जो टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर 45 मिनट है, मुझे उसमें डिवाइड करना होता है। और देखिए, जब हम कास्ट लेते हैं, हम बड़े अदाकार लेते हैं, हम उनको बहुत थोड़ा वक्त स्क्रीन के ऊपर नहीं दे सकते, हमें लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको टाइम भी देना होता है। तो ये जो सारी 2 जमा 2 4 है, इसमें कहानियां और किरदार बहुत चिल्लाते हैं कि अब हमें आने दो, अब हमें आने दो। तो ये राइटर के लिए बिल्कुल बिल्कुल, वहाज का भी, और कितने किरदार, वहाज ऑल दो मौजूद था, लेकिन वो जिस उम्र में मौजूद था वो उम्र वहाज की नहीं थी। तो ये टाइम लैप्स और ये इस ड्रामे में ये चीजें मेरे लिए खासी चैलेंजिंग थी, और मुझे खुशी हुई कि वो चैलेंज बड़े अच्छे तरीके से पूरा हुआ। जी, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगी आपसे, लेकिन तो हमें थोड़ा सा पता चल गया है कि जुल्फी की एक बैक स्टोरी है, और वो बैक स्टोरी हमें ये समझाएगी कि जुल्फी जो है वो आते तो हैं ब्रोथल के ऊपर, लेकिन वो हमें इतने बुरे क्यों नहीं लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आई थिंक राइटर हमें बताएंगी आगे जाके कि क्या हुआ है। अच्छा, बाबा रांझा, बिफोर आई गो ऑन, उनका ये, अब क्योंकि ये अब इसमें थोड़ा डायरेक्टर का भी रोल आता है, क्या ये काशिफ साहब का था कि इसके अंदर थोड़ा सा पोएटिक डालें, या आपने, क्योंकि वो बात तो बहुत ही बुरी हरकतें कर रहा है, लेकिन आपने उसको बनाया इस तरह है कि हम उसको देखने में भी, एंड वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो भी बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। ये आइडिया आपका था या ये ओरिजिनल कैरेक्टर में था? जी, ये देखिए, कैरेक्टर आप सबको याद होगा, कसूर में बहुत तकलीफ दे वाकया हुआ था कुछ साल पहले। तो वहां वो बच्ची जिस आदमी के घर में ले जाके उन्होंने रखी थी, उसका नाम था बाबा रांझा, जो वहां से गायब हो गया। तो नाम वहां से मेरे जहन में आया। और जो इसका कैरेक्टर था, ये काफी अरसे पहले मैंने एक ड्रामा पढ़ा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में स्टेज हुआ था, तो उसमें मैंने देखा कि 2 कैरेक्टर हैं और वो खड़े हुए बात कर रहे हैं, और इसी तरह वो पोएटिक वे में बात करते हैं। एक कहता है मैं शायर हूँ, दूसरा कहता है मैं माहिर हूँ, और वो कहता है तुम कौन, क्या करते हो, कह रहा है मैं शायरी करता हूँ, मैं मायरी करता हूँ। शायरी में शेर होते हैं, मायरी में मेर होते हैं। तो वो बड़े एक मुझे दिलचस्प वो लगा था, तो मुझे वहां से इसकी इंस्पिरेशन थी कि ये इस तरह का कैरेक्टर बनाया जाए इसका। और डायरेक्टर का कमाल ये है, काशिफ भाई का जो कमाल है वो ये है कि वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर,
ये कोई और डायरेक्टर होता तो वो इस नजाकत को ना समझ पाता। और फिर इफ़ी ने जिस तरह से एक्ट किया है, वो उसने समझ लिया था कि ये मुझे क्या, मैं करना क्या है मुझे। तो उसने बिल्कुल उसको समझ के, और वो उसके ऊपर उसी तरह से बात कर रहा है बावजन जुमले, क्योंकि ये जो मुजरिम होते हैं ना, मुजरिम भी अगर आप देखें तो कई दफा आपने लफ्ज सुना होगा इविल जीनियस जी। कई दफा इनके अंदर बड़ी ये मतलब वो ही नहीं होते जो हम समझते हैं कि ये उसी तरह के टिपिकल विलन होंगे। इनके अंदर एक डार्क ह्यूमर भी होता है, ये मजाक भी करते हैं बड़े अजीब अजीब तरह के, और बड़े अजीब से कैरेक्टर भी होते हैं, उलझे हुए, इनकी साइकी उलझी हुई होती है। और स्पेशली मैं ये बात कहती हूँ कि जो बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस होते हैं, उनकी साइकी उतनी नॉर्मल नहीं होती। तो वो बाबा रांझा को थोड़ा सा मुझे साइको दिखाना था, तो उसके लिए मुझे लगा कि अगर मैं सीधे अगर डायलॉग डिलीवरी करूंगी तो वो उस तरह की बात नहीं बनी, तो उसके लिए मैंने फिर ये थोड़ा उसका पोएटिक अंदाज। बहुत खूबसूरती से आपने ये किया, क्योंकि हम उनको हमें पता है वो कितनी भयानक बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें देखने में मजा आ रहा होता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ऐसे ही उठा जब आप कह रही थी, जब इतने भयानक लोग आते हैं और आप इनकी कहानियां सुनती, कभी आप ये सोचती हैं कि इनकी भी कोई बैक स्टोरी होगी, जैसी जुल्फी? अब जुल्फी तो फिर भी सॉफ्ट विलन या विलन है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये होते तो पैदा हमारे माशरे में है, और बड़े भी होते हैं, तो पैदाइशी तो ऐसे नहीं होंगे। कभी आपको दिल चाहा कि आप उनकी बैक स्टोरी, बाबा रांझा टाइप लोगों की बैक स्टोरी देखें कि ये क्यों हो गए ऐसे, क्या हुआ इनके साथ? शाजिया, इनकी बैक स्टोरीज भी मैंने बहुत देखी, बहुत मैंने रिसर्च भी की, लेकिन मैं हमेशा एक बात समझती हूँ कि सोसाइटी से ज्यादा ये जो खराबी है ना, ये इंसान के अपने जहन के अंदर, उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। आपके दिमाग में कई दफा कोई केमिकल डिसबैलेंस होता है, कोई आप इनहेरेंट जहनी बीमारी होती है, लेकिन ये जो मुजरिम होते हैं इनकी कोई रीजंस नहीं होती। 80s में आपको याद होगा एक वो एंग्री यंग मैन का, और वो आया हुआ था कि मेरा बाप चूंकि गरीब था तो मैंने गुर्बत से बचने के लिए ये किया। हाँ। मैं कभी इस आइडिया को नहीं समझ पाई। मैं कभी वो जो विलन होता था जो 10 बंदे मार के कहता था कि एने मैंने मानू मारे ऐसी, तो मैं कभी भी जस्टिस को ये मुझे कभी समझ नहीं आ पाई थी। और मैंने जब आगे आगे जाके इन कैरेक्टर्स को देखा, समझा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये प्रॉब्लम होती है इनके जहन में, और ये नॉर्मल नहीं होते। और एक जो होता है एक मेंटल पेशेंट और एक मुजरिम, उसके दरमियान एक बहुत छोटी सी लकीर है, यानी इनको आप पागल नहीं कह सकते, ये होते मुजरिम है, इनकी जहन की साख्त ऐसे होती है। लेकिन अगर इनकी इस्लाह की जाए तो इस्लाह की गुंजाइश भी होती है, क्योंकि बहरहाल इंसान ऐसा नहीं है कि वो बुरा है तो वो बुरा ही बुरा है। इवन इकराम का कैरेक्टर, मेरे पास चूंकि वक्त उतना नहीं, मुझे 26 किस्तों में खत्म करना है, अगर मेरे पास बड़ा टाइम होता, बहुत इससे भी बड़ा कैनवस होता, तो मैं इन कैरेक्टर्स की रिसरेक्शन भी दिखाती कि ये बेहतर भी हो सकते हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं, और हो जाते हैं लोग। आपने एक ही जिंदगी में देखा होगा कि हर शख्स हमेशा बुरा ही नहीं रहता, कभी ना कभी बदल भी जाता है, और कभी कोई बहुत अच्छा शख्स होता है वो वक्त के साथ बुरा भी हो जाता है। तो ये कैरेक्टर्स बड़ा इनमें एक होता है, मसाइल इस तरह के होते हैं। और स्पेशली मुजरिमों में, मुजरिमों की साइकी तो आपको पता है कि साइकेट्रिस्ट का एक सबसे बड़ा उनके लिए एक चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट है समझने के लिए। तो ये मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स में ये बड़ी एक चीज मुझे हमेशा देखने को मिली है, और मैंने इनके ऊपर रिसर्च भी किया था। जी बिल्कुल, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। वो यही होता है कि हम सोचते हैं कि हमें उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कि नहीं, लेकिन वही घुमा फिरा के वही बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं होता, कोई ज्यादा ब्लैक होता है, डार्क होता है, कोई कम डार्क होता है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट योर कैरेक्टर्स आर शोइंग। अच्छा, आपने लिख दिया, लिख कर आपने दे दिया आगे, कास्टिंग में आपका कुछ होता है पार्टिसिपेशन, या अब ये जो है ये आगे डायरेक्टर की एंड रोशानी बीबी का काम? नहीं, इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा, वैसे भी बाकी भी जब प्लेज होते हैं तो जब हम लिख रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारे साथ जो कंटेंट वाले होते हैं वो हमसे लाजमी पूछते जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उनको उन लोगों से बात करनी होती है। स्टार्ट में पहले 5 एपिसोड में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे यमुना जैदी का बहुत पहले डिसाइडेड हो था कि ये यही होंगी, क्योंकि एक तो मेरे बहुत सारे प्लेज में उन्होंने काम किया और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, और रोशानी को जाती तौर पे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, और 2-1 उन दिनों इनके चल भी रहे थे, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तो वो डर सी जाती है सिला में बहुत अच्छा इन्होंने एक्ट किया था। तो
तो बहुत सारी चीजें हमारी पहले से जहन में थी, लेकिन चूंकि इसमें बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स चाहिए थे और माइनर कैरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, और काशिफ भाई ने ये किया कि इन्होंने अगर लाहौर में शूट किया तो इन्होंने लाहौर की पूरी ड्रामा इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया। इन्होंने छोटे से छोटे कैरेक्टर में भी एक्टर्स को लिया है। ये नहीं किया कि जी वो ड्रामे में वो चल रहा है तो मैं वो नाम लूं, वो इन्होंने उन लोगों को लिया है जो एक्ट कर सकते हैं जी। छोटे से रोल के लिए भी। अगर खाला सुमी का रोल था तो उसके लिए राहीला आगा को लिया है। मतलब वो एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने चंद सीन्स के रोल के लिए भी उनको लिया। नुमान एजाज का जी जी आप देखिए, नुमान एजाज का चंद अभी देखिए 12वें एपिसोड से वो एंटर होते हैं, 11th या 12th से, तो लेकिन उनको उन्होंने लिया क्योंकि वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्टर चाहिए था। तो ये चीज कास्टिंग में बहुत अच्छा उन्होंने एक बैलेंस रखा है। आपने कौन सा वो था जो आपका कास्टिंग का डिसीजन था? सॉरी मैंने आपको थोड़ा काटा है, बट आई वांटेड टू नो कि वो कौन सी एक, जब आप तहरीर कर रही थी आपने कहा कि ये सिर्फ यही एक्टर सही प्ले कर सकता है, और आपने कहा कि नहीं मुझे इसके लिए ये चाहिए, इनमें से कास्ट में से? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और मैं ऐसा करती भी नहीं। उसकी रीजन क्या है, मैं ये कहती हूँ कि जब मैं लिख रही हूँ तो उस वक्त पे डायरेक्टर मुझे तंग नहीं करता। मेरे कोई डायरेक्टर मुझे नहीं डायरेक्ट करता कि आप ये लिखिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, तो अब उसका काम शुरू हो जाता है। तो मैं कभी भी, मेरी मतलब मुझसे पूछते जरूर हैं, जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ कि उनको इस जगह पे कौन नजर आ रहा है, क्योंकि आगे तो उनका काम है ना। या तो मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने पढ़ा था कि हैरी पॉटर के बाद जब जेके रोलिंग ने आई थिंक मूवी देखी तो वो रोई थिएटर में, क्योंकि उनके दिमाग में वो नहीं था वैसा जिस तरह उन्होंने किरदार दिखाए। तो आपने जब देखा तो कौन सा ऐसा आपका किरदार था जिसको देख के आपने कहा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा था? विच एक्टर केम कम्प्लीटली ऑन, जैसे आपने छापा कॉपी पेस्ट किया उसके ऊपर? जी, उसमें बाबा रांझा बिल्कुल वही है जो मेरे जहन में था। और ऑल्दो वो छोटा सा किरदार है और एक बहुत ही छोटे से एक सीन के लिए आया है, जो उस थाने में बैठा हुआ है। जब अभी 12th एपिसोड में, मुझे उसका नाम भी नहीं याद, जो SHO है थाने का, जहाँ पे ये भाग के जाती है दोनों हेल्प लेने के लिए, और उसकी 3 लाइन्स है। लेकिन वो जो मेरे जहन में था ना कि वो बोलेगा और वो इस तरह कहेगा, उसको बहला रहा होगा सादिया को, वो एक खास किस्म का बड़ा बुरा सा, हमारी जो टॉक्सिक पैट्रियार्ची है उसको उसने बड़ा अच्छा 2 लाइन्स में बहुत अच्छे तरीके से उसने बताया, ओए गंदे लोग हैं, मैं उनको बड़ी सी गन लेके डिशू करके मार दूं। वो उसने इतने अच्छे तरीके से वो 2 डायलॉग अदा किए। और बड़ी बात यही होती है कि जो सपोर्टिंग कास्ट होती है यही उठा के ले जाती है। उसने उस सीन को जिंदा कर दिया। अगर यहाँ पे वो कैमरा कॉन्शियस हो जाता, यहाँ डायलॉग डिलीवरी में, या डायरेक्टर ही कहता कि लो क्या है, एक छोटा सा सीन है ना भाई, तू खड़ा है ना, आजा इधर बैठ के कर ले, उसने ऐसा नहीं किया। वहां पे भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना के, और वो जब आया है तो उसने इसी तरह किया कि जैसे वो एक बड़ा रोल है जिसमें से वो एक छोटा पीस वहां पे कर रहा है। तो ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई, और ये काशिफ भाई की ये स्पेशलिटी है कि वो छोटे माइनर कैरेक्टर्स को भी मिस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्लैशबैक्स आपने जो सीन्स लिखे थे, एंड आई थिंक सबसे, और आपने कहा भी है ये कि उनको फिट करना, बल्कि कुछ तो ऐसे एपिसोड्स थे कि वो जमशेद छोटे वाले भी एक ही उसी में एपिसोड में, एंड वहाज अली भी हमें उसी एपिसोड में नजर आ रहे हैं, अल्लाह रखी भी नजर आ रही है, सुबुल भी नजर आ रही है। तो आपने लिखे वैसे ही थे जो आप कह रही हैं कि काशिफ साहब डजंट टच देम, या उन्होंने फिर थोड़े आगे पीछे भी किया उनको, या वो सीन बाय सीन वैसे ही अनफोल्ड हुआ? नहीं, ये बिल्कुल वही तरतीब है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने किया है, क्योंकि ये लिखे ही इस तरह गए थे। सिर्फ एक आधी चीज, और वो लोकेशन का एक प्रॉब्लम था कि लोकेशन चेंज हुई। तो उसमें एक डायलॉग में आके वो डॉक्टर कहता है कि वो घर वाले तंग कर रहे थे तो ये है तुम्हारा नया ठिकाना। तो वो कोई इतना सिग्निफिकेंट था भी नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों के जहन में ये ना है कि वो लोकेशन पहली क्या थी और ये क्या है। तो एक चीज थी जो उन्होंने, और उसमें वो रोशाने से ओके, वो ठिकाना इसलिए चेंज हुआ था। बाय द वे वो डॉक्टर का जो रोल है उसको तो मैं भूल, अब वही जो आप कह रही हैं कि अब उनका इतना बड़ा भी किरदार नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में है। एंड यही बात सही है कि हर कैरेक्टर जो है वो ऐसे आपको लुत्फ अंदोज कर रहा है और ऐसे आके ठक लग रहा है
कि आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, और ये एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ रिलेट टू इट ऑल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या लेयर्स चल रहे हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि आपने कहा कि रिसर्च थी, फिर कुछ आपको समझ नहीं आती थी, जब बातें आप पूछती थी तो फिर आप जाके वैसा कोई कैरेक्टर उनसे मिलती थी, आप कहती थी कश फाउंडेशन से कि मुझे मिलना है किसी ऐसे इंसान से। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टू राइट दिल ना उम्मीद तो नहीं? वो जो शाजिया कैरेक्टर्स को समझने का दौर था और वो सारा, वो हमारा तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 से 4 रोज की वर्कशॉप होती है। और उसमें जो भी क्वेश्चंस मेरे थे वहां पे, मतलब एक यही कैरेक्टर था सुंबल का, व्हेन शी वाज इन ब्रॉथल, वो वाला टाइम जो था उसमें, वहां मुझे समझना था कि एट द सेम टाइम जब वो चिढ़ भी रही है उन लोगों से और वो वहां रह भी रही है तो वो क्या कर रही है। तो वो चीजें मुझे समझने में थोड़ा सा लेकिन वो हमारे पास 3 रोज थे और बाकी किरदार चूंकि मैं बड़ी आसानी से मेरे जहन में आ गए थे, मैं समझ गई थी, तो इसी के ऊपर था। तो 3 रोज में हमारी ये वर्कशॉप हो गई थी और इस पे हमने सारी बात कर ली थी। उसके बाद लिखने में मुझे टाइम लगा, जो लगता है यूजुअली हमारा 2, 4, 6 माह लगते हैं। अच्छा, इसका ये हुआ कि ये लिखा गया और जब ये 5th एपिसोड तक पहुंचा तो फिर वही चैनल्स के मसाइल आने शुरू हो गए, तो वो बीच में उसकी वजह से थोड़ा सा एक हमारा ब्रेक आया, 1 आधे हफ्ते का। तो वो थोड़ा सा एक टाइम, वरना ये है कि मैं 1 आध महीने में लिख लेती हूँ, जिसकी वजह से ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइम ले गया। और हमने बीच में इसको लिखना रोक दिया क्योंकि हमें ये हुआ कि अगर ये इन केस ये चैनल नहीं लेता तो फिर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो। तो जब तक वो स्ट्रेटेजी बनी और फिर इसको किया तो फिर दोबारा कंटिन्यू किया, बीच में वो जो टाइम रहा वो रहा। लेकिन लिखने का जो वक्त था वो मेरा ख्याल है कि वही जो यूजुअल हमारा टाइम होता है, 1.5 से 2 माह के अंदर लिखा गया। लेकिन बीच में तात्तुल आता रहा, कुछ ये चैनल्स की वजह से आया और उसके बाद वो ये देर से बन के आया, तो वो आपको पता ही है कि पिछले साल के जो कोविड की सिचुएशंस थी। तो किसकी स्टोरी ऐसी थी जो सबसे ज्यादा, आई नो नसीम जरा की तो आपके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन कौन सी ऐसी स्टोरी थी, जैसे मैं कल कह रही थी, मैं आखिरी स्टेशन देख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू भर गए थे कि आपको बहुत टाइम लगा टू ओवरकम दैट स्टेट? जी शाजिया, इसमें मुझे सुंबल की कहानी की बहुत तकलीफ पहुंची क्योंकि उसमें जो उसकी जिंदगी की तकलीफ थी वो उसकी ये थी कि मुझे गैरों ने, एक तो होता है ना कि आपको कोई उठा के ले गया, जैसे उमराव जान अदा में उठा के ले गया कोई, वो तो कोई गैर है ना। जो मुझे खवातीन के खिलाफ वैसे भी जराइम में जो मुझे दुख पहुंचता है, जो तकलीफ पहुंचती है, वो ये कि ज्यादातर मुजरिम उनके अपने ही होते हैं। आप ज्यादती के वाकयात में भी देख लीजिए, रेप के वाकयात में, छोटी बच्चियों के साथ जो वाकया, जानने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे भी बहुत मोहब्बत करने वाले माँ बाप ही इन्वॉल्व थे। और सुंबल के अंदर जो तकलीफ और बेचैनी है वो यही है कि पहले उसको रेज किया गया बड़ी मोहब्बत से कि तू अल्लाह रखी है, तू स्पेशल है, कुछ करेगी, और उसके बाद उसको मतलब यूं एकदम डिस्कार्ड कर दिया गया। तो वो जो एक स्पाइनलेस बिहेवियर उसके पेरेंट्स का था, उसका मुझे बहुत तकलीफ रही क्योंकि ये होता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि औलाद को, स्पेशली लड़कियों को, ये वुमेन ट्रैफिकिंग है क्यों है, ही इसीलिए कि इनको एक कमोडिटी समझा जाता है। और मैं शादिया आपसे शेयर करूं एक चीज कि मैं अक्सर अभी भी इतनी उम्र की होके भी मैं रुखसती के जो बोल होते हैं ना, कई दफा वो सुन के मैं रो पड़ती हूँ कि हम तो रे बाबुल खूंटे की गैया, मतलब गाय की तरह उठा के बेच दिया। गाय से भी तो लोग बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो तकलीफ है, मुझे उसे रिकवर करने में वाकई बहुत टाइम लगा। मैंने पिछला पूरा साल कुछ नहीं लिखा, मैंने अब लिखना शुरू किया है। हालांकि इसको खत्म किए हुए भी मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफ दे चीज थी सुंबल की तकलीफ से निकलना। लेकिन वो समहाउ कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गया है और वो मेरा ख्याल है कि काफी अरसा लगेगा उसको मेरे अंदर से निकलने से। स्क्रीन पे से भी ये गायब हो जाएगी, शायद लोगों के जहन से भी महव हो जाएगा ये किरदार, लेकिन मेरे साथ ये बहुत अरसे तक उसका दुख रहेगा उस किरदार का। ऑल्दो ये हकीकत पे बेस्ड भी होते हैं, लेकिन जाहिर है फिक्शनल कैरेक्टर है, जब हम बनाते हैं तो वो फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन किसी ना किसी तरह ये अदीब को मुतासिर करते हैं और वो बड़ी देर तक उनके दुख जो हैं वो आपको सहने पड़ते हैं, फिर आप लिख पाते हैं। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे चीज है। लोग तो कहते हैं ना कि जी हमने डार्क देखना नहीं है,
हम भी लिखना नहीं चाहते डार्क, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कब तक आप नीचे करते रहेंगे। ये जख्म ऐसा है जो हमें खुद ही इसको छीलना है, खुद ही हमें इस नासूर को देखना है और हमें इस जख्म की देखभाल करनी है, मजबूरी है, वरना ये खत्म नहीं होगा और ये हमें खा जाएगा हमारी सोसाइटी। और खुद ही इसको भरना भी है। अच्छा, और ये जो बात उसने कही जब वो गोल घूम रही थी बाथरूम में सुम्बुल, तब उसको वो सबसे ज्यादा वो जो कह रही थी कि मैं तो मुझे ही कर दिया, एंड देन आपने जो टमाटो से रिलेट किया है वो आपने इसीलिए किया है क्योंकि टमाटो को भी वो बेच देते हैं और सुम्बुल को भी वो बेच देते हैं, तो वाज दैट द पैरेलल यू वर ट्राइंग टू शो? आई एम जस्ट थिंकिंग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, टोमेटो का कैरेक्टर मुझे ये था कि शायद ये उस तरह बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो देहात में जिस तरह से बच्चे अपने घर के जानवर जो उनके साथ पलते हैं उनके साथ जितना अटैच होते हैं, तो शायद अर्बन लाइफ में लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और कुम्हार के गधे का तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मवरा भी और कुम्हार के साथ गधे की एक बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि वो मिट्टी ढो के लेके आता है, फिर उसी में वो बर्तन लेके जाता है बेचने के लिए, तो वो उनके घर का फर्द होता है। इससे एक बड़ा एक कंपैशनेट जानवर होता है और उसकी उम्र भी काफी लंबी होती है। और जिस तरह उसका ताल्लुक होता है इंसानों के साथ, वो इंसान जिनकी मईशत का वो हिस्सा है, तो उसके साथ जो उनको एक मोहब्बत थी, वो तो उसके लिए अल्लाह रखी के लिए तो वो घर का फर्द था, लेकिन एक दुख की बात ये थी ना कि वो भी कमोडिटी था। तो वो जो दोहरा दुख है ना, वो उसको दोहरा दुख देखना पड़ा और वो अपनी शक्ल ही उसको उसमें नजर आती है। और वो जो बार बार उसके पीछे शुरू की अकसात में जाती है और वो शुरू में लोगों को नहीं अभी पता चलता कि उसने किसको देखा था, किस चीज के पीछे वो गई। तो वो एक दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है, दर्द मुश्तरक, फेलो सफरर्स, वो दोनों का दर्द एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जी, थोड़ा सा हम दिल ना उम्मीद से आगे चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। आपकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से और आपसे कहा गया था एक्सप्रेशन कैच कर लिया है मैंने, आपसे कहा गया था, और आई थिंक देयर वाज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, कि आप जो है अर्तुगरुल टाइप ड्रामे जरा इस्लामिक उसके ऊपर प्रोजेक्ट ज्यादा करें। तो आपका मैं जवाब भी उसका थोड़ा बहुत जो मैं समझी वो ये था कि भाई आप किसी राइटर को ये नहीं कह सकते कि ये लिखो, राइटर वो लिखेगा जो उसके दिल से निकलेगा। दूसरा, आपने अर्तुगरुल पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि, और आपका जो भी वो था व्हाट यू से, कि अर्तुगरुल को लाना चाहिए था गवर्नमेंट को कि नहीं लाना चाहिए था, वो मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं ये दोनों बातें। अच्छा, मैं शाजिया अभी कोई बात कह रही हूँ, थोड़ी देर के बाद कोई बात कह रही हूँ, फिर कोई और बात कह रही हूँ, तो मैं भी जो हमारा दौर है, जो हमारा अहद है, उस तरह मेरी भी किसी बात पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं भी उन्हीं तरह उसी हुजूम में शामिल हूँ, तो मेरा कहा कुछ भी, लेकिन उस खास तौर पे मुझे उसके लिए इसलिए फील होता है कि हम लोग भी सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे। मैं ये समझती हूँ, शायद मैं उस वक्त पे नहीं कह पाई होंगी, तब मेरा माइक भी ऑफ था, बोलनी शायद मैं नहीं कहना चाह रही थी, इसलिए भी मेरा माइक ऑफ था, मैं ऑन कर सकती थी। तो लेकिन मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं पता, जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो ये सब काम करें, दे नो, और वो जो कह रहे हैं वो उनको पता है कि वो क्यों कह रहे हैं। अर्तुगरुल पे जो मेरा एक सोच है ना, वो सीधी सीधी क्लियर कट इस वक्त ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को आप सराहिए, देखिए, हमारी प्रॉब्लम्स को समझिए, और अगर आपके ख्याल में वो रोल मॉडल हैं और वो चीजें आनी चाहिए तो वो पीटीवी में बना करती थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा कोई बना। और जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हिस्ट्री हमेशा एक ऐसी चीज है, दुनिया में कहीं पे आप देख लीजिए कि 1950 से पहले जितनी भी फिल्में बनती थी, जो बड़ी बड़ी मशहूर फिल्में, वो सारी की सारी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी या बायोलॉजिकल थीम्स के ऊपर बेस्ड थी। तो ये तो एक चीज है कि जब आप दिखाएंगे वो दौर तो उसमें एक चीज देखेंगे, लेकिन उसके लिए जो चाहिए होते हैं, क्या वो हमारी प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री के पास है? नहीं है। तो पीटीवी ने अपनी प्रोडक्शंस क्यों बंद की थी 20 साल पहले, और अब वो क्यों नहीं शुरू कर रहा, और शुरू कर रहा है तो क्यों नहीं लिखेंगे? पहले भी लिखते थे, असद मोहम्मद खान ने क्या क्या अच्छी ड्रामाई तश्कील नहीं की,
वो अभी भी मौजूद है, और एक अगली लॉट भी मौजूद है, और उनसे अगली लॉट भी मौजूद है। 2 लॉट्स उनके बाद मौजूद है राइटर्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास राइटर्स नहीं है, लेकिन चूंकि आई डोंट नो खान साहब उनके सफीर क्यों बने, हमारे सफीर क्यों नहीं बने, ये दुख मुझे है कि वो हमारे मसाइल को क्यों नहीं समझ रहे, और वो ये क्यों कह रहे बहुत अच्छा लिख सकते हैं इसलिए मैं उनको लेके आया और वो मुआशरती बुराइयों को खत्म कर देगा। तो ये बड़ी एक मुझे कंफ्यूजिंग सी बात लगी और बड़ी तकलीफ पहुंची। ओके, मैं थोड़ा सा कवर अप कर दूं। जहां आमना जी की बात कट गई थी, तो आई थिंक आप ये कह रही थी कि फंडिंग पीटीवी के पास नहीं थी, इसलिए पीटीवी ने रोक दिया था, और ये मसाइल खान साहब को समझने चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, रिपीटिंग इट। अच्छा, नहीं, पीटीवी के साथ ऐसा नहीं था। पीटीवी ने 99 में जब प्राइवेट चैनल स्टार्ट हुए तो पीटीवी ने अपनी प्रोडक्शन खत्म कर, पीटीवी की जाती प्रोडक्शन फिर खत्म हो गई थी, और उसके बाद वो बाहर से दूसरे प्लेस, दूसरे चैनल्स के, दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के बने हुए प्लेस लेते रहे, जिसकी वजह से पीटीवी का मखसूस मेयार गिर गया। ओके, के ऊपर जो चलाया जाता पीटीवी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो गवर्नमेंट के प्रोड्यूस नहीं थे। तो हम तो जा रहे हैं प्राइवेट सेठ के पास, तो वो हमें मुनासिब फंडिंग ही देगा ना, वो उतनी फंडिंग तो नहीं होगी ना जितनी पास होती। बिल्कुल। और आप हमारा मुकाबला कर रहे हैं जाके तुरंत, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। आप हाथी को चूहे से कैसे मुकाबला? तो अब फंड्स मिलेंगे आपको पीटीवी को? इस मुलाकात का अंत क्या था, एंड क्या था इसका? जी, इस मुलाकात का अंत तो यही था कि पीटीवी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, और पीटीवी ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है। सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे इसी तरह एक बड़ा तारीखी ड्रामा भी बन रहा है, एक से ज्यादा बन रहे हैं। पिछले दिनों मुझे भी कांटेक्ट किया, एक टेलीफिल्म मुझसे भी ली गई है, लेकिन वो तो ऐसी टेलीफिल्म है जैसी कि हम देखते हैं, आज की कोई तारीखी है ऐसी नहीं है। मगर मुझे उम्मीद है कि पीटीवी के जितने रिसोर्सेज हैं, पीटीवी में जिस तरह से भर्तियां होती थी पहले, अब का तो इल्म नहीं, अब तो तजुर्बा होगा तो पता चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि पीटीवी की अगर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, जो कि हो गई है, तो कोई अच्छी चीज सामने आएगी। तो उस मीटिंग से सिर्फ हंसने के मौके नहीं मिले, कुछ पॉजिटिव चीज भी सामने आई है, और एक मतलब मुझे खुशी हुई है कि पीटीवी की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, और आई होप कि कुछ चीजें अच्छी सामने आएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सवाल है कि जब राइटर्स उनसे मिलते हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा आप अर्तुगरुल तो ला रहे हैं, आप हमारे ड्रामे टर्की में क्यों नहीं दिखा रहे थ्रू, या ये बातचीत हुई थी ऑन देयर? बिकॉज एक एक्सचेंज होना चाहिए ना, इट शुड नॉट बी वन वे। एम आई रॉन्ग? क्या दिखाए जा रहे हैं? आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू। जी, मैंने ये बात वहां पे तो मैं नहीं कह पाई थी, क्योंकि वहां बात एक और तरफ चली गई थी। एक अदीब से उनकी थोड़ी सी बहस हो गई थी कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ड्रामा दिखाने की वजह से तलाक हो रही है और इस तरह, तो उस पे कुछ थोड़ी सी बहस हो गई थी, और बाकी बात नहीं हो पाई थी उस तरह से जिस तरह से दो तरफा बात होनी चाहिए थी। एक तरफा बात ही हुई थी कि देखिए इस तरह नहीं होता, जैसे कि ये तो वही चीज है कि कॉलोनियल एरा से हम लोगों को प्रॉब्लम क्या कि उन्होंने हमें अपनी मार्केट बना लिया था अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट की। तो आज भी क्या ये जो दोस्ती है, ये कोई एक और कॉलोनियल दौर का आगाज तो नहीं हो रहा कि कहीं हम तो उनके प्लेस देखे जा रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं जा रहे। तो ये तो मैंने उसके अलावा वहां मीटिंग में तो ये बात नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने और बहुत फोरम पे ये बात की, अपने कॉलम्स में भी लिखी कि ये दो तरफा होनी चाहिए। ये फिर आप दोबारा हमने आजादी लेने का और जो सारा कश्तो खून हुआ था उसका कोई फायदा तो नहीं ना। वो बेसिक उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट तशख्खुस और वो सब चीजें अपनी जगह थी, लेकिन बहुत बड़ा इकोनॉमिक पॉइंट कि क्यों उनकी मंडी बने उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की, वो भी तो लेना। तो यही इंडिया के साथ भी, मतलब जब भी तिजारत की बात होती है तो तब भी मैं यही बात करती हूँ, और टर्की के साथ भी हमारी टाइज हैं। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क कह लीजिए या बिरादर सेक्युलर मुल्क कह लीजिए, बहरहाल वो है, और एक ह्यूमैनिटी के रिश्ते से तो सभी इंसान एक ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन दो तरफा। ये तो मेरा एक बड़ा, लेकिन उस मीटिंग में ये बात नहीं हो पाई। okay. क्योंकि कंपटीशन इज गुड, वो किस तरह से आए और वो दोनों तरफ जाए। आई डू बिलीव कंपटीशन इज गुड, लेकिन आपकी बात में वो दम था जो मैंने पहली दफा सुनी, क्योंकि उससे पहले मैं कह रही थी कि क्या खराबी है, आने दो, लेकिन ये जरूर है कि हमारे भी जाने चाहिए। अच्छा, अब ये जो बात आपने करी कि चेंजिंग
द मैथ्स थिंकिंग और ये सब, हम सब इस पे अग्रीमेंट है कि टीवी सबसे ज्यादा मैथ्स अपील है, घर घर में जाता है, सबसे ज्यादा रीच है। क्या इससे एक्चुअली थिंकिंग बदलती है लोगों की? दिस आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल क्वेश्चनिंग। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप लोग किसी तरह पुश कर सकते हैं कि ये एक करिकुलम का हिस्सा बने? क्योंकि पुराने, अब जो उमराव जान अदा की आपने बात करी, तो वो ए लेवल्स के करिकुलम का हिस्सा होती थी। मुरक्का अदब, चचा छक्कन की ऐनक, जो हम पढ़ के हंसते थे इतना, और बाकी जो उसमें थी, तो वो मैं अब आजकल नहीं देख रही हूँ स्कूलों के करिकुलम्स में। और अगर आपके ड्रामे जो एक लिखाई की तो वो तस्वीर वैसी होती है, तो वो क्या नहीं आगे जाके स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाए जाएं? क्योंकि फिर वो यूथ को अफेक्ट करेंगे एंड मे बी दैट विल बी, और एक पढ़ने लिखने की भी आदत ज्यादा बढ़ेगी। व्हाट डू यू थिंक? शाजिया, ये है कि स्कूल्स में तो चूंकि एक क्लासिक कोर्स बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जा रहे हैं। जो नया ड्रामा आता है वो पढ़ाया जाता है। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो मेरा प्ले स्पेशली आखिरी स्टेशन जो है, ये तो हमारे यहाँ सोशियोलॉजी में भी, और जो हमारा मैस कम्युनिकेशन का है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहां पे भी इस पे बहुत काम हुआ। लोगों ने इवन इस किए हैं। उडारी के ऊपर भी बहुत बात होती है, और अभी दिल नाउमीद तो नहीं पे भी बहुत बात हो रही है। और कई दफा ये होता है कि छोटे रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, जो मतलब टर्म पेपर होते हैं, उनमें ये जो हमारे प्रेजेंट ड्रामाज हैं उनके ऊपर होती है, और उसमें फीडबैक चेक किया जाता है, कल्टीवेशन थ्योरी में भी और मीडिएटेड रियलिटी में भी, हर तरह से इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में तो बहुत रिसर्च हो रही है, तो मैं देख रही हूँ। लेकिन ये है कि बच्चों के लेवल पे इसको, जी, बच्चों के लेवल पे इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो जो बच्चों का करिकुलम होता है स्कूल और उसका, वो बड़ा साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ आजादी होती है प्रोफेसर्स को, इंडिविजुअल्स को, डिपार्टमेंट्स को। तो उतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हमारा सिलसिला नहीं होता, काफी हद तक हमें आजादी होती है। लेकिन वहां पे यह है कि क्योंकि एक यकसा निसाब की भी बात हो रही है और एक बड़ी बात हो रही है, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि वो फिर जाहिर है ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर उसके ऊपर कोई बात होगी, और होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। जो चीज हम अदब के थ्रू, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक के थ्रू सिखा सकते हैं, और जो चीजें हम जहन में डाल सकते हैं, वो हम उतनी आसानी से किसी और जरिए से कानून बना के या नारा बना के उस तरह जहन में नहीं डाल सकते। तो ये चीज जरूर होनी चाहिए। ओके, ग्रेट। आई थिंक हम यहाँ पे अपनी बात इख्तिताम पे लेकर आते हैं। मेरे पास बहुत सारे और सवाल थे, लेकिन काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू आमना जी कि आपने ये वाईफाई के साथ भी आप झगड़ी एंड हम लगे रहे। एंड थोड़ी सी अगर आप लोगों को कहीं ऊपर नीचे आवाज आए तो वी आर रियली सॉरी। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा वाईफाई थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन ज्यादातर साथ दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगी अपने ड्रामा व्यूअर्स के लिए, अपने फैंस के लिए आखिर में? शाजिया, मुझे तो अपने देखने वालों से जो कुछ मैं कहती हूँ वो मैं कहती रहती हूँ अपने ड्रामास के थ्रू, और मुझे अपने देखने वालों से एक हमेशा बहुत सपोर्ट मिली है। और उस सपोर्ट की वजह से मैं, जो भी आप सब लोग जानते ही हैं कि कोई कहता है कि डिफरेंट लिखते हैं, कोई कहता है डार्क लिखते हैं, कोई कहता है मुश्किल लिखते हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी तक यहाँ मौजूद हूँ और मेरा लिखा हुआ जो है वो बन रहा है, लोग देख रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि मेरे देखने वाले ये कहानियां देखना चाहते हैं, वो ये कहानियां सुनना चाहते हैं। तो मैं जो कुछ हूँ वो मैं अपने देखने वाले, पढ़ने सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं। तो मेरी तो उनके लिए दुआ है कि वो इसी तरह से देखते रहें और इसी तरह से फीडबैक देते रहें, और जिस तरह से हमारा एक ताल्लुक है, ये ताल्लुक बरकरार। थैंक यू सो मच आमना जी कि आपने इतना टाइम दिया हमें और बातचीत करी हमसे, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं दिल नाउमीद के बारे में, और भी बहुत सारी। तो जरूर देखिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।